पैरों पर लगे खून के निशान, पेड़ की टहनी पर बैठा जिन का बच्चा और तावीज़ का काला निशान छोड़ जाना। जब 3 घूँट में पानी को पीना, तो खून की उल्टी कर देना। दोस्तों, ये जो कहानी है मेरे ही एक परिचित ने मुझे भेजी है, और जब मैंने उनकी ये कहानी सुनी, तो मैं सुनकर बहुत ज़्यादा हैरत में था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डार्क है और मुझे इतने बुरे हादसों की उम्मीद किसी से भी नहीं थी, जो उनकी ज़िंदगी में उन्होंने महसूस किए। बिना कोई देरी किए मैं आपको कहानी की तरफ लेकर के चलता हूँ। कहानी क्या, असल में हादसे की तरफ लेकर के चलता हूँ। दोस्तों, सतीश जिनका नाम है, जो मेरे परिचित हैं, उन्होंने मुझे ये कहानी भेजी है, जो कि झारखंड में एक गढ़वा ज़िले के रहने वाले हैं, और उनकी पत्नी सीमा। सतीश जो हैं वो सीमा से प्रेम करते थे, और लगभग 1 वर्ष के प्रेम प्रसंग के बाद उन्होंने शादी का फ़ैसला किया। लेकिन बिरादरी एक ना होने की वजह से काफ़ी सारी कठिनाई उन्होंने झेली, और उसके बाद उन्होंने शादी कर ली। हालाँकि दोनों के परिवारों में से कोई एक-दूसरे को पसंद नहीं करता था। लेकिन इन सारी चीज़ों को परे करके, सारी सामाजिक परिस्थितियों को भूल कर उन्होंने एक साथ खुश रहने का फ़ैसला किया। लेकिन ज़िंदगी तब उनको अजीब लगने लगी, जब शादी के 2 साल बाद भी इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। ये 2 साल तक बेऔलाद रहे। कई जगह माथा टेकने के बाद, दुआएँ करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, आखिर वो दिन आया जब सीमा को पता चला कि वो माँ बन सकती है। और ये दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन था। हालाँकि जो सतीश थे जो सतीश हैं, वो सीमा को अक्सर ही उनके घर जाने से मना करते थे, परहेज़ करते थे इस बात से। लेकिन सीमा जो थी, कभी-कभी उनकी इस बात को लांघ कर अपने घर की तरफ चली ही जाती थी, जो कि गढ़वाई के एक पास वाले गाँव में उनका घर था, जो उनका पीहर बोलते हैं। अब जब उनकी गर्भावस्था के लगभग 5 महीने बीत चुके थे, तब सतीश ने उनको अक्सर ही ऐसे डाइट किया कि तुम इस हालत में सफ़र नहीं किया करो, ख़ास तौर से उधर तो बिल्कुल भी नहीं जाया करो। कई बार सीमा के पूछने पर भी वो नहीं बताया करते थे कि वो क्यों उनके पीहर जाने से उनको मना करते हैं। उनको ये तो पता था कि मेरे परिजन, मेरे घरवाले हमारे रिश्ते को पसंद नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद भी कोई न कोई एक ऐसी वजह थी, जिसको देखकर, जिसको महसूस करके सीमा ये सवाल सतीश से पूछती थी। लेकिन सतीश ने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया, और सतीश के लाख मना करने के बाद भी लगभग जब 5 महीने उनकी गर्भावस्था को हो गए थे, तो वो अपने घर गईं। और कुछ दिन के बाद जैसे ही सतीश उनको लेने के लिए एक मोटर गाड़ी से गए, जो कि उन्होंने किराए की वहाँ पर अवेलेबल कराई थी, क्योंकि उस वक़्त में ज़्यादा संसाधन, और वैसे भी वो एक ऐसा पुराना इलाका था उस वक़्त का कि वहाँ पर इतनी सारी सुविधाएँ नहीं थी। तो सुविधाओं की जो कमी थी, उसके बावजूद उन्होंने एक मोटर गाड़ी का इंतज़ाम किया, एक टैक्सी का इंतज़ाम किया। जो कि उन्हीं के, सतीश के गाँव के एक जानने वाले चलाया करते थे। अब सीमा को लेने के लिए पहुँचे। रास्ते में एक कच्ची सड़क से आते हुए, गाँव का इलाका था, वापस आते हुए उनकी जो मोटर गाड़ी थी, जो टैक्सी थी, अचानक उसमें एक ऐसी कमी आई कि वो रुक गई। ड्राइवर ने बाहर जाकर देखने की कोशिश की, तो चारों टायर भी सही सलामत थे। उसको लगा कि शायद इंजन में कोई कमी आ चुकी है। उसने बोनेट ओपन किया, और उस परेशानी को ढूँढने के लिए वो अपने हाथ चलाने लगा। इतने में अंदर बैठी सीमा, जो कि गर्भवती थी 5 महीने की, उसको प्यास लगने लगी। और जब उनको प्यास लगी, तो उन्होंने कहा भी सतीश से कि मुझे प्यास लग रही है, और बोतल का पानी ख़त्म हो चुका है, जो वो बोतल अपने घर से कैरी करके लेकर आई थी। सतीश ने कहा कि तुम यहाँ वेट करो, मैं थोड़ा देखता हूँ कि इधर मुझे कोई कुआँ या ऐसी चीज़ मिल जाए, या कोई ऐसा परिजन मिल जाए जिससे मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतज़ाम कर सकूँ। इतने में जैसे ही सतीश पानी की बोतल को लेकर पानी के लिए निकले, तो सीमा जो थी वो गाड़ी से बाहर आई। और दोस्तों, जहाँ इनकी गाड़ी रुकी हुई थी, वो एक कच्ची सड़क थी, जो मिट्टी की बनी हुई होती है गाँवों में। और पास ही में खड़े थे काफ़ी सारे आम के बाग, आम के पेड़, और उस मौसम में उन पर आम लगे हुए थे, जो कच्चे थे, खट्टे। और गर्भावस्था में महिला को खट्टा खाने की तो
लालसा होती ही है। अब सीमा ने एक पत्थर उठाया और पत्थर को उठाकर जैसे ही उन्होंने उस पेड़ पर दे मारा, तो वो उस आम के गुच्छे पर तो नहीं लगा, बल्कि किसी दूसरे पेड़ पर जाकर के लगा, जो कि अंदर की तरफ बना हुआ था। उन्होंने दूसरा पत्थर उठाया तो वो आम के गुच्छे पर लगा और आम उन्होंने वहाँ से वो एक उठा लिया और उसको खाने लगी। इतने में सतीश जो थे वो थक हार के आए, उनको पानी कहीं नहीं मिला। उन्होंने कहा भी कि मैं तुम्हारे लिए पानी का इंतज़ाम नहीं कर पाया। इतने में जैसे ही सतीश ने देखा कि तुमने ये क्या किया, तुम आम तोड़कर ऐसे क्यों खा रही हो, अगर कोई बाग वाला देख लेता तो ये परेशानी की बात होती। लेकिन वो इतनी ज़्यादा चंचल थी कि उन्होंने इस बात से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं की। उन्होंने उस बात को रफ़ा-दफ़ा किया और अपने खाने में वो लगी रहीं। अचानक सतीश ने वो आधा खाया हुआ आम लिया और उसको फेंकने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीमा ने ये करने से मना कर दिया। सतीश ने ड्राइवर से भी पूछा, लगभग 1 घंटे से ज़्यादा बीत चुका था और शाम के अब 6 बज चुके थे। ड्राइवर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इस इंजन में हुआ क्या है। लगभग 2.5 घंटे की मेहनत के बाद वो गाड़ी स्टार्ट हुई। ये लोग अपने घर पहुँचे। घर पहुँचते-पहुँचते रात के लगभग 7:30 बज चुके थे और ये वो वक़्त होता है जब गाँव के लोग अपना आराम करना शुरू करते हैं। सतीश और सीमा सोने के लिए अपने बेडरूम में अपने कमरे में चले गए। और दोस्तों, अगले दिन जब सीमा उठी तो उन्होंने अपने पैरों की उँगलियों की तरफ ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि जो उनके पैरों की उँगलियां थी, सीधे पैर की उँगलियां, पांचों की पांच काली हो चुकी थी। लग रहा था जैसे नील पड़ा हो और नील अब काला पड़ चुका हो। ये देखकर उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैरत हुई। वो परेशान हुई। उन्होंने सतीश को दिखाया। सतीश, जो कि घर में ही एक किराने की दुकान की हुई थी, उनको जाकर के बताया कि देखो ये मेरे साथ क्या हो गया। उन्होंने कहा कि तुम जब अपने घर थी तो क्या कोई चीज़ तुम्हारे पैर से टकराई थी, कुछ ऐसा हादसा हुआ था? उन्होंने मना कर दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं वैद्य जी से बात कर लूँगा, कोई ऐसा मसला होगा तो मैं तुम्हारे लिए मरहम पट्टी करा दूँगा। वैद्य से बात की, मरहम पट्टी का इंतज़ाम किया, लेकिन कोई काम नहीं आया। अगले दिन जब सीमा नहाने के लिए बाथरूम में गई, तो जब वो नहा रही थी, नहाते वक़्त उन्हें बड़ा अजीब लगा। उन्हें लगा जैसे उनके कंधों पर गिरने वाला पानी वो बहुत ज़्यादा गर्म है और गर्मी के मौसम में वो बिल्कुल ठंडे पानी से नहा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था कि ये बाल्टी का पानी इतना ज़्यादा गर्म उनको महसूस हो रहा हो? वो नहा कर के बाहर आई और जैसे ही उन्होंने अपने हाथों की तरफ देखा, तो सीधे हाथ की छोटी उँगली ठीक वैसे ही काली पड़ चुकी थी जैसे सीधे पैर की पांचों उंगलियां काली पड़ चुकी थी। ये चीज़ अब उनकी समझ के बाहर थी। उन्होंने उस रात सतीश को ये सब बताया और दिखाया भी कि मेरे हाथ की उंगली में भी हो गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कुछ अजीब सा लगा। सतीश ने अपनी माँ से बात करी कि ये अजीब से निशान इनके शरीर पे पड़ रहे हैं, लेकिन माँ जो थी सतीश की, वो पहले से ही नाराज़ थी इस रिश्ते को लेकर के और सीमा से पहले से ही वो चिढ़ खाती थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम ही लेकर के आए हो, तुम्हें ही भुगतनी है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। जब उन्होंने अपने परिजनों से बात की तो उन्होंने कहा कि शायद ये ऐसे ही शरीर में किसी विटामिन की या शरीर में कोई ऐसी कमी आ सकती है जिसकी वजह से ये सब हो रहा हो। सतीश भी थोड़े नॉर्मल हो गए, लेकिन आज की रात तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होने वाली थी। रात के लगभग 1:30 बजे जब सतीश और सीमा साथ सो रहे थे, तब सतीश की आंखें खुली। उन्होंने बराबर में देखा तो सीमा उनके पास नहीं थी। उन्होंने घर में चेक किया, उन्होंने किचन में देखा, उन्होंने बाथरूम में नॉक करके देखा, लेकिन वहाँ सीमा की आवाज़ नहीं आने पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। वो जल्दी से अपनी छत की टेरेस पे गए, क्योंकि अक्सर ही सीमा वहाँ जाती थी। देखा तो वहाँ पर भी वो मौजूद नहीं थी। अचानक ही सतीश की नज़र पड़ती है अपनी गली में जिसमें ये रहते थे, तो बाल खुले हुए और बिना किसी चप्पलों के सीमा जो थी वो उनको गली के कोने पर जाती हुई दिखाई दी। ये देखकर उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगा और वो
उनको पकड़ने के लिए, उनको थामने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े। ये जल्दी से उनके पास पहुँचे, उनका हाथ थामा और जैसे ही उनके हाथ को अपनी तरफ करके देखने की कोशिश की, तो सीमा की आँखें लगभग लाल हो चुकी थी। लग रहा था जैसे खून उनकी आँखों में उतर आया हो। सतीश को ये बहुत ज़्यादा अजीब लगा और अचानक ही जैसे सतीश ने उनको झंझोड़ कर उनका नाम लिया, तो वो बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। इतने में सतीश उनको पकड़ करके वापस घर ले आए। अगले दिन सुबह जब वो उठी, सुबह उनसे बात की, तो उन्हें जैसे ही सतीश ने उनसे बात करने की कोशिश की कि रात में ये हुआ था, क्या तुम्हें कुछ भी इसके बारे में याद है? तो उन्होंने कहा कि बस मुझे एक काला साया दिखाई दिया था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो असल में मैं ही हूँ या नहीं। उसने मुझसे कहा कि चलो घर चलने का वक्त हो चुका है और मैं उसके पीछे-पीछे जाने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ और क्या हो सकता है। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं ये सब सच में कर रही हूँ या नींद में। सतीश को अब लगने लगा था कि शायद ये कोई ऊपरी मामला है। शायद कोई ऐसा जिसको जिन्नात या जिसको ऊपरी बोलते हैं। तो उन्होंने अपने परिजनों से बात करके एक पुरोहित जी का पता लिया। सीमा को लेकर ये उन पुरोहित जहाँ पर वो रहते थे, एक झोपड़ी-नुमा घर में, वहाँ पर पहुँचे ही थे। अचानक पुरोहित जी की नज़र गेट पर पड़ती है। सतीश जो थे उन्होंने पुरोहित जी के घर में पैर रखा और सीमा पैर रखने ही वाली थी कि उन्होंने वहीं से अपने हाथ से आदेश दिया कि मैं उधर ही आ रहा हूँ, तुम्हें अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। वो सतीश और सीमा के पास आए। सतीश ने सारी बात इन पुरोहित जी को बताई और सारी बात सुनने के बाद उन्होंने एक पानी में कुछ मंत्र से पढ़कर सतीश को दिए और एक तावीज़ सीमा के हाथ पर, सीधे हाथ पर, कंधे पर उन्होंने बांध दिया और कहा कि तुम जा सकते हो, कोई भी अब परेशानी तुम्हें नहीं होगी। लेकिन जब आधे रास्ते तक वो जा चुके थे, तो पुरोहित जी ने सतीश को आवाज़ दी और अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने एक तावीज़ तुम्हारी पत्नी के कंधे पर बांध दिया है। ये पानी तुम अपनी पत्नी को 3 बार में पिलाना, जैसे 3 घूँट में पिलाते हैं, और इसको पिलाने के लगभग 5 मिनट बाद तुम देखना कि उस तावीज़ को खोल करके देखना जहाँ पर मैंने वो बाँधा है। अगर उस तावीज़ ने कोई निशान तुम्हारी बीवी के कंधे पर छोड़ दिया, तो शायद तकलीफ़ की बात होगी, वरना तुम्हें कोई भी ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सचिन ने कहा कि ठीक है। सतीश वापस आए और लगभग शाम के वक़्त जैसे ही अपनी पत्नी को उन्होंने ये पढ़ा हुआ पानी, इन मंत्रों से पढ़ा हुआ पानी उन्होंने दिया, तो लगभग कुछ ही देर के बाद सीमा के कंधे पर जलन होने लगी, जहाँ पर वो तावीज़ बंधा हुआ था। उन्होंने सतीश से कहा कि मुझे इसमें जलन हो रही है। सतीश समझ चुके थे। उन्होंने जल्दी से तावीज़ खोल करके देखा, तो कंधे पर एक अजीब निशान बन चुका था। वो जल्दी से वहाँ दौड़े-दौड़े गए और सारी बात उन पुरोहित जी को बताई। पुरोहित जी उनके साथ उनके घर आए और लगभग अब रात के 7 बजने वाले थे। सीमा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि पुरोहित जी उनके घर क्यों आए, लेकिन सतीश इस बारे में सारी बात जानते थे। उन्होंने सतीश ने सीमा से कहा कि पुरोहित जी तुम्हारी हालत के बारे में जानने आए, तुम कुछ ऐसी चाय वगैरह उनके लिए बना दो। और पुरोहित जी ने सतीश से कहा कि तुम सीमा को अपने साथ लेकर यहीं मेरे सामने बैठो, मुझे कुछ चेक करना। अब चाय उनकी आई, सीमा को अपने और सतीश को अपने सामने बिठाया और उन्होंने लगभग 15 मिनट तक कुछ मंत्र पढ़े और इन मंत्रों को पढ़ने के दौरान सतीश ने सीमा का हाथ थामा हुआ था। जैसे ही वो मंत्र सीमा के कानों में पड़ने लगे, सीमा के गले से
किसी भेड़िए की गुर्राहट की आवाज़ निकलने लगी और वो पल आया जब सीमा की आंखें जो थी वो पुतलियाँ पलट गईं। पुरोहित जी ने पूछा कि तू कौन है और इस बच्ची के शरीर में क्या कर रहा है? तब अंदर से एक मर्द की आवाज़ आई और उसने कहा कि ये लड़की मेरे बच्चे की कातिल है। ये सब सुनकर सतीश और पुरोहित जी दोनों शॉक्ड हो गए। पुरोहित जी ने अपने सवाल जारी रखे। उन्होंने कहा कि ये तू क्या बात कर रहा है, तू कौन है? उसने उस आवाज़ ने बताया कि वो एक जिन है। ये महिला जिस पेड़ की टहनी पर लगे आम के गुच्छे को अपने पत्थर से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, इसका पत्थर उस पेड़ को लांघकर बराबर में पीपल के पेड़ की टहनी पर आकर लगा और उस टहनी पर मेरा नवजात बच्चा बैठा हुआ था। उसके सर पर लगा और उसकी मौत हो गई। ये जो इसकी उंगलियों पर काले निशान हैं पैरों के, ये असल में मेरे बच्चे के खून की छींटें हैं। मैं उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती थी कि जब इस महिला ने ये कारनामा किया तो इसके पैर में एक कांटा चुभ गया और इसने जैसे ही कांटे को निकालने के लिए अपना पैर अपनी चप्पल से बाहर निकालकर ज़मीन पर रखा तो वहाँ इसके पैरों के निशान बन गए और वो मेरे लिए काफ़ी थे इसका पीछा करके इस तक पहुँचने के लिए। ये बात सुनकर सतीश जी और पुरोहित जी दोनों की आंखें फटी की फटी रह रही थी। उस दिन ने आगे बताया कि मैं इसको यहाँ मारने के लिए आया था, अपने बच्चे का इससे बदला लेने के लिए, लेकिन मैं इसके रूप पर मोहित हो चुका हूँ और अब ये और इसका बच्चा दोनों में साथ लेकर के चला जाऊंगा। दोस्तों, कहानी शायद लंबी हो सकती है, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में नैरेट करने का सोचा है। ये पहला पार्ट था जो भी आपने सुना। आगे की कहानी जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों के साथ, आप में से किसी के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जो अनचाही थी, तो आप उसको स्क्रीन पर शो हो रही जीमेल पर भेज सकते हैं और मैं उसको यहाँ नैरेट करके लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। शुक्रिया।